जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा पीट पीट कर तोड़ दिया गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा और एक नज़र चारों तरफ घुमाने भर से समझ आ जाता है कि वो स्लम्स के एक गरीब कमरे में पड़ा हुआ है। उसकी बहन उसके पास बैठी हुई है, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे याद आता है कि कैसे दोनों को एक गुट के गुंडों ने बुरी तरह पीटा था और कैसे उसकी बहन ने उसे ढक लिया था और सारी मार खुद झेल ली ताकि वो बच जाए। उसके बाद वो कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करती रही, अपनी गंभीर चोटों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। लेकिन अब वही गुंडे उनके कमरे में घुस आते हैं। वो शुरू से ही उसकी बहन को लात मारते हैं। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, वो बस जमीन पर गिर पड़ती है। पता चलता है कि वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उन हरामियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हैरान होते हैं कि कुछ दिन पहले जो उन्होंने किया था वो काफी था उसे मार डालने के लिए। फिर भी स्लम्स में भी सब कुछ का एक दाम होता है, यहाँ तक कि एक बेजान लाश का भी। तो वो उसकी लाश को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइनी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जितना जोर लगा सकता है कोशिश करता है हिलने की, लेकिन उसका कमजोर शरीर जवाब नहीं देता। वो बस इतना कर पाता है कि अपनी कांपती हुई हाथ को थोड़ा ऊपर उठा लेता है। तभी उसका हाथ नीली माना की चमक से जगमगा उठता है। अचानक उसे इतनी ताकत मिल जाती है कि वो हिल सकता है। वो उन हरामियों पर चिल्लाता है कि रुक जाओ और उन पर झपट पड़ता है। वो एक गुंडे को धक्का देकर पीछे भी धकेल देता है। फिर वो अपनी बहन की लाश पर मानव ढाल बन जाता है। गुंडे उसकी इस हिम्मत से गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, तो वो उसे बेरहमी से लाते मारना शुरू कर देते हैं। टाइनी सब सहता है, लेकिन उसकी लाश से 1 इंच भी नहीं हटता। आखिरकार वो लड़की की बॉडी को छोड़ने का फैसला करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो टाइनी अपनी हालत के बारे में सोचने लगता है। चीजें उसके पिछले जीवन से बहुत अलग हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। खासकर इसलिए क्योंकि उसे साफ याद है कि इस पॉइंट पर उसे माना यूज करने की काबिलियत नहीं होनी चाहिए थी। पता चलता है कि वो सच में रिग्रेस कर चुका है। वो पहले हैमर वाला सबसे ताकतवर योद्धा हुआ करता था। मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला कर दिया था और महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था। लेकिन उसने अकेले बीस्ट लॉर्ड को हरा दिया था और घातक रूप से घायल हो गया था। तभी पास में मुश्किल से जिंदा बूढ़ा नाइट एसगार्ड ने उसे पुकारा। उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया और टाइनी से कहा कि जितनी जल्दी हो सके पिछले समय में उसे ढूंढ ले। फिर अपनी मैजिक रिंग का इस्तेमाल करके उसने हमारे लड़के को समय में पीछे भेज दिया। और अब जैसे ही टाइनी एसगार्ड के आखिरी शब्दों को याद करता है, वो उम्मीद करता है कि इस बार वो भविष्य बदल पाएगा। जब उसे एहसास होता है कि वो सच में समय में पीछे भेजा गया है, तो टाइनी गुस्से और निराशा से तमतमाता है कि एसगार्ड उसे थोड़ा और पहले क्यों नहीं भेज सका, इतना पहले कि उसकी बहन को बचा सके। उसे समझ नहीं आता कि वो ठीक इस खास पॉइंट पर क्यों लौटा है। अगले ही पल वो खांसने लगता है और मुंह से खून निकलने लगता है। उसे समझ आता है कि उसका शरीर अभी भी बहुत नाजुक है, तो वो फैसला करता है कि अब बीते हुए दूध पर रोना बेकार है। एसगार्ड को खुद भी नहीं पता होगा कि ये टाइम ट्रैवल काम करेगा भी या नहीं। इसके बजाय टाइनी इस मौके का इस्तेमाल अपनी बहन से ठीक से अलविदा कहने के लिए करता है। उसे एसगार्ड के शब्द याद आते हैं कि उसे जल्दी से उसे ढूंढना है। टाइनी पूरी तरह तैयार है ऐसा करने के लिए, सिर्फ तब जब वो वुल्फ से बदला ले ले, वही शख्स जिसके कारण उसकी बहन की मौत हुई। पिछले जीवन में वो मुश्किल से वुल्फ का बदला ले पाया था, लेकिन इस बार वो इसे ठीक से करना चाहता है। सबसे पहले उसे अपनी बहन का ठीक ठीक अंतिम संस्कार करना है। बाद में टाइनी अपनी बहन की लाश के सामने खड़ा है, जो अब ताबूत में लेटी हुई है, और उसके अंतिम संस्कार शुरू हो रहे हैं। एरीना उसकी जैविक बहन नहीं थी, बल्कि दोनों के काले बाल और काली आंखें थी, जो इस महाद्वीप पर बहुत बुरा शगुन माना जाता था। इसी वजह से टाइनी को सब लोग ठुकराते थे। एरीना ने अपना असली भाई खो दिया था और टाइनी में उसे एक भाई मिल गया। टाइनी को अफसोस है कि उसने जो मेहरबानी की उसका बदला कभी नहीं चुकाया। पुजारी अंतिम संस्कार शुरू करता है। इसी बीच एम्मा टाइनी के गंभीर चेहरे को नोटिस करती है। उसे लगता है कि वो बदल गया है और वो इसे उस एकमात्र परिवार की मौत से जोड़ती है जो उसके पास बचा था। एम्मा को याद आता है कि कुछ दिन पहले जब वो उसके घर गई थी, तो उसने उसे अपनी बहन की लाश के ठीक बगल में खाना खाते देखा था। वो सीन उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। और हैरानी की बात ये कि उसने नोटिस किया कि टाइनी की सारी चोटें ठीक हो चुकी थीं। अगले ही पल उसने एलिना की बॉडी उठा ली। एम्मा उसके डिटैच्ड व्यवहार से फ्रीक्ड आउट हो गई। उसने उसे डांटा था, कहा था कि तू मेरी कभी नहीं सुनता जैसे अरीना की सुनता था। उसने सॉलमली थैंक यू कहा था सूप के लिए और वादा किया था कि बदला चुकाएगा।
अब उसे देखकर भी एमा को नहीं पता कि उसके दिमाग में सच में क्या चल रहा था। इसी बीच टाइनी सोच रहा है कि अपनी बहन की मेहरबानी का बदला कैसे चुकाए। उसे याद आता है कि वो हमेशा उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती थी, सिर ऊंचा रखने को कहती थी। अब वो ठान लेता है कि वो ठीक वैसा ही करेगा। सेल्फ ब्लेम में डूबने के बजाय वो मन ही मन अपनी बहन से बात करता है और कसम खाता है कि इस बार वो कोई रिग्रेट के साथ नहीं जिएगा। 1 महीना बीत चुका है। वो हफ्तों की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद माना को जला रहा है। अब आखिरकार वक्त आ गया है वुल्फ से बदला लेने का। वो वुल्फ के अड्डे के सामने खड़ा है। अंडरलिंग्स उसे आते देखते हैं और समझते हैं कि बस एक और भिखारी आ गया है। जब वो कैजुअली पूछता है कि वुल्फ अंदर है क्या, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। एक उनमें से उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी बीच हवा में उसका हाथ पकड़ लेता है, कलाई को क्रशिंग ग्रिप से जकड़ लेता है। वो उसे चैलेंज करता है, पूछता है कि क्या सच में लगता है कि वो एक बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता। वो गुंडा दर्द से चीखता है और घुटनों पर गिर पड़ता है। टाइनी दूसरे गुंडे की तरफ बढ़ता है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो गेस करता है कि शायद किसी ड्रग का असर है। खुद को कंसोल करते हुए कि बच्चा तो बच्चा ही है, टाइनी का कॉलर पकड़कर उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ टाइनी की शर्ट खींच पाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी इंसान की बजाय सॉलिड स्टील का ढेर उठाने की कोशिश कर रहा है। टाइनी उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो क्लियरली उससे ज्यादा हैवी है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वो उस गुंडे को लात मारकर दूर फेंक देता है। असल में टाइनी अपने ग्रोथ से थ्रिल्ड है, क्योंकि उसका माना अब परफेक्टली उसकी फिजिकल बॉडी के साथ सिंक हो चुका है। एक अचीवमेंट जो पिछले जीवन में उसे कभी नहीं मिली। ये सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक उसे माना और फिजिकल फ्रेम के बीच कांस्टेंट इंटरेक्शन बना के स्ट्रॉन्गर बनाती है। एक ओनली डाउनसाइड ये है कि ग्रोथ के लिए उसे मैसिव अमाउंट्स में खाना पड़ता है। एमा की वजह से वो इसे मैनेज कर पाया। जैसे ही वो अपने मोनोलॉग में खो जाता है, बचे हुए गुंडे बस उसे कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड नजरों से देखते रहते हैं। उसे रियलाइज होता है कि न्यूली अवेकेंड माना वीक होती है, लेकिन पहले से इंजर्ड बॉडी में अब्जॉर्ब करना इनक्रेडिबली इजी होता है। वो गुंडे को ऊपर फेंकता है और आयरॉनिकली उन सबको थैंक यू कहता है कि पहले पीटा था। वो आदमी सीधा बेस की बिल्डिंग में जा गिरता है, क्रैश करता हुआ अंदर घुसता है और अंदर वाले इंट्रूडर को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। वो टाइनी को पहले वाले बैगर किड के रूप में पहचानते हैं। वो मजाक उड़ाते हैं कि वो अकेला और बिना हथियार के आया है, लेकिन टाइनी बस स्मर्क करता है। एक गुंडे का पैर पकड़ते हुए वो डिक्लेयर करता है कि उसके पास वेपन तो है। वो आदमी पैनिक और पेन में चीखता है, क्योंकि टाइनी उसे फ्लेल की तरह घुमाता है और ह्यूमन बॉडी से बाकी गुंडों पर वार करता है। ज्यादातर टेरिफाइड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाउन हो जाते हैं, डिफीटेड बाय हिज ह्यूमन वेपन। छोटे मोटे खत्म होने के बाद अब वो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स की तरफ ध्यान देता है। सिर्फ लैंडर के भाई बचे हैं। एक उंगली की फटकार से वो उन्हें चैलेंज करता है कि आओ। लैंडर के एक भाई स्वॉर्ड लेकर तैयार है, हमारे लड़के को चीरने को बेताब। फिर वो रुक जाता है, क्योंकि उसे टाइनी के छोटे से शरीर के चारों ओर स्वर्लिंग माना दिखती है। ग्रीड भड़क उठता है, क्योंकि माना यूजर्स की बॉडीज बहुत हाई प्राइस पर बिकती है। टाइनी इधर नॉनसेलेंटली बोर्ड है, देख रहा है कि जिसे वो वेपन की तरह यूज कर रहा था वो एग्जॉस्टेड है और गिरने को तैयार। उसे याद आता है जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे डांटा था ह्यूमन वेपन यूज करने के लिए। बॉडी एज अ वेपन। उस वक्त अपनी क्रूर फाइटिंग स्टाइल की भरपाई करने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट सिखाया था। वही टेक्निक वो अब इन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। दोनों भाई एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनके तलवारों से पीछे हट जाता है। पहले से ही उनकी मूवमेंट्स को पढ़ चुका होता है। वो एक भाई को मुक्का मारता है और दूसरे को लात मारता है। फिर वो एक को पकड़ता है और उसे जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है। शरीर अभी मिट्टी से टकराने भी नहीं पाता कि टाइनी लाइटनिंग स्पीड से उसके पास पहुंचता है और फिर से लात मारता है। आखिरकार वो दोनों को हरा देता है। तब इन्वेडर्स के लीडर वुल्फ आखिरकार सामने आता है। अपनी पिछली जिंदगी से टाइनी पहले से ही जानता है कि वुल्फ असल में एक वेयर बीस्ट है। कोई आम वेयर बीस्ट नहीं, बल्कि सिल्वर वेयर बीस्ट, जो वेयर बीस्ट रॉयल फैमिली के डायरेक्ट वंशज माने जाते हैं। उस वक्त उसे ये पता नहीं चल पाया था कि इतना रेयर वेयर बीस्ट इस तरह की स्लम में कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसे सिर्फ उसे हराने में ही दांत नाखूनों से जूझना पड़ा था। अब वो यकीन करता है कि इस बार सच पता चल जाएगा। वुल्फ को देखकर हैरान रह जाता है कि टाइनी ने उसके आदमियों को इतनी आसानी से संभाल लिया। जब टाइनी उसे चैलेंज करता है कि वो भी उसे मार डालेगा, तो वुल्फ तुरंत ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तैयार हमारे लड़के को सबक सिखाने के लिए। टाइनी संतुष्ट होता है कि वो शुरू से ही फुल पावर पे आ गया।
लेकिन जब वुल्फ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो टाइनी खुद हैरान रह जाता है। वो सिल्वरवेयर बीस्ट नहीं बल्कि बस एक रेगुलर मट है। वुल्फ उसकी इस परसीव्ड इंसल्ट से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो टाइनी की तरफ झपटता है, बार बार पंजों से नोचता है, उसकी मूवमेंट्स को डॉज करता है। टाइनी स्थिति पर विचार करता है। वुल्फ सच में लैंडर ब्रदर्स से तेज और मजबूत है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं जितना सिल्वरवेयर बीस्ट था जिससे उसने पिछली जिंदगी में लड़ाई की थी। टाइनी वुल्फ के जबड़े को पकड़ता है, अपनी माना से उसे कुचलता है और उसे दूर फेंक देता है। एक बार उसके साथी वेयरबीस्ट ने उसे टिप दिया था कि जब ये लोग कंट्रोल खो देते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है। अब टाइनी वही टिप यहां अप्लाई करने वाला है। गुस्से में भरा वुल्फ फिर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन टाइनी हर क्लॉ स्वाइप को डॉज कर देता है। एक ब्लाइंड स्पॉट से टाइनी उसे जोरदार लात मारता है और डिक्लेयर करता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। संतुष्ट होकर टाइनी तैयार है उसे मार मारकर मौत के करीब या मौत तक पहुंचा देने के लिए। वो बेरहमी से लातें और मुक्के मारता रहता है। उसे याद आता है जब उसके साथी ने कहा था कि इनसे बीस्ट को बाहर निकालो, क्योंकि वेयर बीस्ट्स ने रीजनरेशन एबिलिटी होती है जो ट्रॉमा हैंडल कर सकती है। अगले ही पल वो वुल्फ को दीवार में फेंक देता है। नतीजतन दीवार में दरार पड़ जाती है और उसमें से कुछ गिर पड़ता है। वुल्फ वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टाइनी नोटिस करता है कि वो होश में आ चुका है। वुल्फ कंफ्यूज होकर सोचता है कि टाइनी उसे क्यों पीट रहा है और उसका मकसद क्या है। टाइनी इस बार उसकी रीढ़ तोड़ने का इरादा रखता है। वो उसे तब तक पीटना चाहता है जब तक वो अपनी बहन से माफी न मांग ले। काम पूरा होने के बाद वो प्रार्थना करता है कि आखिरकार उसकी बहन को सुकून मिल जाए। जब वो अपनी किलिंग इंटेंट जाहिर करता है तो डर के मारे वुल्फ उससे और उसकी बहन से माफी मांगने लगता है। टाइनी डिक्लेयर करता है कि चाहे वो कितना भी उसे मारकर उसकी लाश अपनी बहन की कब्र पर चढ़ाना चाहे, लेकिन वो जानता है कि उसकी बहन वहां वुल्फ का चेहरा देखकर खुश नहीं होगी। इसलिए वो फैसला करता है कि पहले जांच करेगा। वो वुल्फ को धमकाता है कि हर अनआंसर्ड सवाल पर पिटाई होगी। तब टाइनी जमीन पर एक मोनोरो देखता है। वो उसे उठाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि पिछली जिंदगी में ये वहां था। जैसे ही वो उसे छूता है अंदर डार्क एनर्जी महसूस करता है। अगले ही पल वो रॉक के अंदर चेनों में जकड़े हुए एक सिल्वर वेयर बीस्ट को दहाड़ते हुए देखता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि वो समझ जाता है कि ये क्या है। उसे याद आता है कि उसकी एल्फ कंपेनियन ने उसे एक बार स्पिरिट बीस्ट्स दिखाए थे। ये प्राणी सैकड़ों साल तक माना जमा करते हैं और ज्यादातर रीबर्थ प्रोसेस से गुजरते हैं। स्पिरिट बीस्ट्स बेहद रेयर होते हैं और आमतौर पर सिर्फ एल्फेनहाइम में रहते हैं। उसने तब इतना तो जाना था, खासकर जब उसने उसे स्पिरिट स्टोन दिखाया था जिसमें स्पिरिट का पूरा एसेंस होता है। अब समझते हुए कि वो असल में क्या पकड़े हुए हैं, वो सोचता है कि वुल्फ ने इतनी कीमती चीज कैसे हासिल की, और ये स्पिरिट रॉक डार्क डिमोनिक एनर्जी से दागदार है। सबसे पहले टाइनी बीस्ट को बांधने वाली डार्क चेन्स तोड़ता है। जैसे ही वो करता है, बीस्ट की मेमोरीज से वो हमला हो जाता है। वो देखता है एक सिल्वर वुल्फ को शेडी फिगर्स ने घेर लिया है जो डार्क एनर्जी छोड़ रहे हैं। वो सब तरफ से हमला करते हैं। जब वो हार जाता है तो वो डार्क डैगर से उसके शरीर में छेद करते हैं और स्पिरिट स्टोन निकालते हैं। फिर वो देखता है एक बच्चे को वो स्टोन सौंपा जाता है। अगले पल वो बच्चा उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और वुल्फ बन जाता है। टाइनी समझ जाता है कि ये ट्विस्टेड मेथड है जिससे ह्यूमन से आर्टिफिशियल वेयरबीस्ट बनाया जाता है। अब सब साफ है। वुल्फ इस बार स्टोन को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, इसलिए वो सिल्वर वेयरबीस्ट नहीं बन पाया। सिल्वर वुल्फ का स्पिरिट आगे बढ़ता है इंसानी वुल्फ से बदला लेने को। टाइनी उसे रोकता है और डिक्लेयर करता है कि वो वुल्फ को और ज्यादा तकलीफ देना फिर मौत देना चाहता है। वो हैरान होता है कि सिल्वर वुल्फ सच में उसे समझता हुआ लगता है। उसे याद आता है कि एस्टीना ने एक बार कहा था कि अगर किसी इंसान की सोल प्योर हो और पर्याप्त माना हो तो वो स्पिरिट मेज बन सकता है। उसने इम्प्लाई किया था कि बच्चों के पास सबसे अच्छा मौका होता है। वो सोचता है कि चूंकि वो फिर से यंग है, शायद वो क्वालिफाई कर सकता है स्पिरिट मेज के तौर पर, इसलिए बीस्ट उसे समझ रहा है। हालांकि वो गंभीरता से डाउट करता है कि उसकी सोल प्योर है। जवाब खुद स्पिरिट बीस्ट से मिलता है, जो बताता है कि जब उसने चेन्स तोड़ी तो उसका माना शैटर्ड स्टोन की क्रैक्स में भर गया, जिससे वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टाइनी पूछता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। स्पिरिट बीस्ट तुरंत सिर हिलाता है। हाथ बढ़ाकर टाइनी एक्साइटेड होकर ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार होता है। वो जानता है कि ट्रेडिशनल मैजिक के उलट स्पिरिट्स को मैगर द्वारा कॉन्स्टेंटली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद फिजिकल पार्टनर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं।
बस समनर से स्टेडी माना सप्लाई चाहिए। इतना ही नहीं, वो अपने मेज के साथ साथ स्ट्रॉन्गर भी होते जाते हैं। यही वजह थी कि एस्टीना को 10 नाइट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। स्पिरिट बीस्ट एक कंडीशन रखता है, वो अपने एनिमी से रिवेंज चाहता है। हमारा लड़का तुरंत अग्री कर लेता है क्योंकि वो पहले से ही फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के खिलाफ जाने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल स्टेज पूरा हो जाता है। टाइनी फैसला करता है कि अब अपने नए पार्टनर को नाम देना चाहिए। वो उसे वॉलैंग कहता है, जो मून वुल्फ का ट्विस्टेड प्ले है। अब बड़ा सवाल ये है कि वुल्फ को शैडो से सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं। वो यकीन करता है कि ये लोग फोर्सेस ऑफ डार्कनेस से हैं क्योंकि उसने डार्क एनर्जी महसूस की थी। ये डीमन फॉलोअर्स हैं, फेनेटिक्स जो गॉड की जगह डीमंस की पूजा करते हैं। डीमन फॉलोअर्स बीस्ट लॉर्ड की आर्मी के आने से पहले तबाही मचा रहे थे। उस दौरान टाइनी लैब्रिंथ के अंदर था, इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो वुल्फ को लात मारता है और डिमांड करता है कि बताओ, क्या डीमन फॉलोअर्स ने तुम्हें स्पिरिट स्टोन दिया। जब वो अपने डेज से बाहर नहीं आता तो टाइनी वुलैंग से हैंडल करने को कहता है। वुलैंग एक दहाड़ मारता है जो उसे झटके से जगा देता है। टाइनी सवाल दोहराता है, ये भी जोड़ते हुए कि वो उनके लोकेशन और करंट प्लान्स भी जानना चाहता है। वुल्फ मिनिसिंगली हंसता है। वो बताता है कि वो उनके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट है और वो टाइनी को इसकी सजा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो उनकी पावर का जिक्र करता है, उसका सिर फट जाता है। टाइनी तुरंत समझ जाता है कि उन्होंने उस पर कोई स्पेल डाला था ताकि वो चुप रहे। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वुल्फ ने धमकी दी थी कि वो उसे हंट डाउन करेंगे। उस वक्त उसने सोचा था कि वुल्फ अपने अंडरलिंग्स की बात कर रहा है, लेकिन जब उसने उन आदमियों की जांच की थी तो उन्हें भी पता नहीं था कि वुल्फ वेयर बीस्ट है। अभी के लिए इस मामले को रेस्टिंग पर लेते हुए वो दीवार की क्रैक की तरफ देखता है, सोचते हुए कि और क्या। उसमें क्या है? वो वुल्फ की लाश को दीवार से टकराता है। उस अतिरिक्त बल से पूरी संरचना टूटकर पूरी तरह ढह जाती है और एक हिडन सेफ सामने आ जाता है। टाइनी फैसला करता है कि जब मौका मिलेगा तो ये जानकारी वो एसगार्ड को बताएगा। वो डिक्लेयर करता है कि वो अपने पुराने साथियों पर भरोसा करता है, फिर खुद को करेक्ट करता है। एसगार्ड उसका फ्यूचर कंपेनियन होने वाला है। वो सेफ खोलता है और अंदर मैसिव ट्रेजर पाता है। लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में है, वैलेंशिया का सील वाला रिंग। उसे उस रिंग की जरूरत है ताकि वो ईगार्ड के करीब पहुंच सके। यही वो रिंग है जो क्लोए ने उसे दिया था। उसने कहा था कि इस रिंग के साथ आकर उसे ढूंढना, वो उसकी मदद करेगी। उस वक्त उसने कहा था कि तुम पहले से ही जानते होगे कि मैं कौन हूं। टाइनी जानता है कि एजॉन एम्पायर में हर कोई जानता है कि वो क्लोए वॉन वैलेंशिया है। वो एसगार्ड की सबसे छोटी बेटी है, अपनी काइंड बिहेवियर के लिए वेल नोन है और वैलेंशिया की एंजल के नाम से मशहूर है। जब वो 16 साल की हुई तो वो टेरिटरी में घूमने निकली। वैलेंशिया की कस्टम थी कि जब उनके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तो वो टेरिटरी के हर टेम्पल में फ्लोरल ट्रिब्यूट्स चढ़ाते हैं ताकि उनका नाम मशहूर हो। तभी वो फिलिस एस्टेट के इनवाइटेड डिस्ट्रिक्ट में मिली थी, जो ड्यू के टेरिटरी की बॉर्डर पर पड़ता है। पिछली जिंदगी में उसने इतनी देर से बदला लिया था कि रिंग क्लेम करने का समय ही नहीं मिला, इसलिए उस वक्त वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो इसका इस्तेमाल करके ईगार्ड से मीटिंग सिक्योर कर सकता है। अब उसे पता है कि एक और शख्स आने वाला है। टाइनी सही था। क्राइम सीन पर एक नाइट प्रकट होता है। नाइट ऑब्जर्व करता है कि कल्प्रिट जरूर मैना यूजर होना चाहिए। जिस तरह उसने एक आदमी को पैर से पकड़कर घुमाया था, उससे साफ लगता है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि ये किसी बच्चे का काम हो सकता है। जब गूंस कंफर्म करते हैं तो वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता, उन्हें ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाता है और ऐसी कहानियां गढ़ने का ताना मारता है। फिर वो वुल्फ द्वारा लाइन में न रखे जाने की वजह से एक को लात मारता है। ये आदमी है सर राम, फिल्स एस्टेट गार्ड्स का कैप्टन, जो इस इंसिडेंट के सेटल होने के बाद वुल्फ से और भी ज्यादा पैसा ऐंठने का इरादा रखता है। लेकिन उसके प्लान्स तब इंटरप्ट होते हैं जब टाइनी स्टेयरकेस पर प्रकट होता है। राम डिमांड करता है कि क्या तुम ही इस कार्नेज के जिम्मेदार हो। टाइनी कैजुअली कन्फेस करता है और जैसे ही राम उसकी ओडेसिटी पर गुस्से से लाल हो जाता है, टाइनी पॉइंट आउट करता है कि उसने तो बस एक कॉमनर जैसे वुल्फ को पीटा है। राम जैसी स्टेटस वाले नाइट के पर्सनली अटेंड करने लायक मामला नहीं है। वो ड्राइली नोट करता है कि राम का यहाँ होना जरूर ये मतलब रखता है कि वो वुल्फ से सब्सटैंशियल हश मनी ले रहा है। ये इंसल्ट कैप्टन को ब्लाइंड रेज में ले आता है। तुरंत अपनी मैना एक्टिवेट करके स्ट्राइक करने लगता है, लेकिन उसका डिस्प्ले सिर्फ टाइनी की साइलेंट स्कॉन कमाता है।
टाइनी नोटिस करता है कि कैप्टन अभी मैना यूजेज के सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है। राम के हिट करने से पहले टाइनी उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटा देता है। समझ जाता है कि वो इस आदमी को फुल पावर इस्तेमाल किए बिना भी हैंडल कर सकता है। वो राम की तरफ रश करता है। नी स्ट्राइक मारने वाला होता है, लेकिन दुश्मन उसे रोक लेता है। राम उसकी पावर को एक्नॉलेज करता है। बच्चे के लिए तो बहुत है, और उसे पुश अवे कर देता है। टाइनी सिर्फ इतनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि नेगोशिएशन हो सके। अभी वो लॉर्ड को अपना एनिमी नहीं बना सकता। वो हवा में लीप करता है और पीछे हट जाता है। राम के कमांड में कई नाइट्स हैं, इसलिए बस उसे बैक डाउन कराने का तरीका चाहिए। राम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसकी अटैक्स डॉज हो रही हैं। वो स्वॉर्ड निकालने वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है जब वो वुलैंग को टाइनी के पीछे खड़े देखता है। टाइनी राम के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह पर स्पिरिट बीस्ट देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टाइनी स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है। वो जानता है कि राम को सिर्फ पेमेंट की टेंशन है, इसलिए वो ऑफर करता है कि वो वुल्फ जितना ही पैसा देगा। राम बिलीव नहीं कर पाता कि कोई बच्चा इतना अफोर्ड कर सकता है। वो अज्यूम करता है कि टाइनी कोई ओल्डर मेज है जो मैजिक से अपना ट्रू अपीयरेंस छुपा रहा है। टाइनी क्लेम करता है कि उसने डिस्ट्रिक्ट में काफी रेप्यूटेशन बना ली है। राम अपनी लक आजमाता है। कहता है कि वुल्फ ने उसे 5 प्लैटिनम कॉइन्स दिए थे। क्या टाइनी मैच कर सकता है? टाइनी बेट नहीं लेता, क्योंकि वो गेस करता है कि वुल्फ ने असल में 1 प्लैटिनम कॉइन दिया था, इसलिए वो 1.5 ऑफर करता है। राम ऑफर पर एंग्री हो जाता है। थ्रेट बोलने से पहले ही वुलैंग एक दहाड़ मारता है जो उसे ट्रैक्स में फ्रीज कर देता है। टाइनी कामली थ्रेटन करता है कि अगर डील नहीं लिया तो उसकी लाइफ खतरे में होगी। आखिरकार राम स्वॉर्ड शीथ कर लेता है। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई बच्चा ऐसा मूव करेगा। टाइनी उससे फाइनल डिसीजन पूछता है। राम जवाब देता है कि वो मंथ के अंत तक पेमेंट का इंतजार करेगा। बाकी गूंज उससे प्लीड करते हैं कि उन्हें ऐसे मत छोड़ो, लेकिन राम गुस्से में एक को स्मैक करके असाइड कर देता है। टाइनी फिर कॉइन्स राम की तरफ फेंकता है। वो कहता है कि लॉर्ड से मीटिंग अरेंज करवाओ ताकि वो इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट की ओनरशिप क्लेम कर सके। राम प्रॉमिस करता है कि वो लॉर्ड को यहाँ का पूरा वाकया बताएगा, लेकिन रिमाइंड करता है कि अगर पेमेंट्स कंटिन्यू नहीं हुए तो लॉर्ड की रात फेस करनी पड़ेगी। जैसे ही वो जाता है, टाइनी हॉटली वंडर करता है कि क्या वो दिन सच में भी आएगा भी। वो उन गूंस की तरफ मुड़ता है जो स्नीक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑर्डर देता है कि इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट में अभी जितनी भी वर्किंग वुमेन और बेगर चिल्ड्रन हैं, सबको यहाँ लाओ। वो कोल्ड थ्रेड जोड़ता है। अगर वो 1 मिनट भी लेट हुए तो हर मिनट गुजरने पर एक आदमी को मार डालेगा। अगर भागने की कोशिश की तो वॉर्न करता है कि उसका स्पिरिट बीस्ट उन्हें हंट डाउन करके फिनिश कर देगा। वो उन्हें एग्जैक्टली 1 घंटा देता है। टेरिफाइड होकर वो सब रश ऑफ करके ऑर्डर्स ओबे करने लगते हैं। अगर सब उसके प्लान के अनुसार चला तो वो इस जगह से 1 हफ्ते में फ्री हो जाएगा। फिर आखिरकार ई गार्ड से मिल सकेगा। थोड़ी देर बाद टेरिफाइड गूंज सबको अंदर ले आते हैं। एम्मा भी उनमें है, जो उसे वहां देखकर वरिड हो जाती है। उसकी आंखें उसके नकल्स पर लगे ब्लड पर फिक्स हो जाती हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसका ब्लड नहीं, वुल्फ का ब्लड है। वो सबको वुल्फ की डेड बॉडी दिखाता है और क्लेम करता है कि वो आदमी आखिरकार मर चुका है। सब वरिड हो जाते हैं क्योंकि वुल्फ लॉर्ड का सपोर्टर था। उन्हें डर है कि लॉर्ड की रात उन पर आएगी। जब वो पॉइंट आउट करते हैं कि नोबल को डिसीव करना क्राइम है, तो टाइनी कंफर्म करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वैलेंशिया के ड्यूक को भी पता चलेगा कि लॉर्ड उससे झूठ बोल रहा था। अब उसके पास प्रूफ है। वो लॉर्ड की करप्शन को ड्यूक के सामने रिवील करने वाला है। कुछ दिनों बाद 2 गार्ड्स बिजी डिस्कस करते हैं कि राम गायब क्यों है। वो अभी प्रोबेशन पर है, इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट इंसिडेंट की वजह से। वो अज्यूम करते हैं कि ये बस थग्स के बीच पावर स्ट्रगल था। हालांकि रूमर्स सुने हैं मिस्टीरियस घोस्ट या जायंट वुल्फ के बारे में, लेकिन वो एक शब्द भी बिलीव नहीं करते। थग्स हमेशा एग्जैजरेट करते हैं। वो भी, वुल्फ मर चुका है और उसकी पूरी फॉर्चून चोरी हो गई है। राम को नए बॉस को हैंडल ना कर पाने की सजा मिली। इंसिडेंट के बाद से इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट की सारी शॉप्स बंद है, जिससे मर्चेंट्स की कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई है। लॉर्ड मिनट बाय मिनट एंग्रियर हो रहा है, क्योंकि उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सूख रही है। फाइनली वो नए बॉस को अपनी रेजिडेंस पर समन करता है। इस बीच हमारा लड़का उन 2 गार्ड्स की गॉसिप सुन रहा है। उस दिन टाइनी ने टॉपिक उठाया था कि अगर फिल्स के लॉर्ड के क्राइम्स एसगार्ड के सामने रिवील हो गए तो क्या होगा। पिछली जिंदगी में उसने लेजर्स मिलने के बाद भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो अज्यूम करता था कि सारे नोबल्स एक जैसे हैं। उस वक्त उसने वुल्फ की फॉर्चून का आधा और लेजर्स लॉर्ड को दे दिए थे,
बदले में कुछ एक्वेंटेंसेस को रिलीज करवाया था। वो तब इतना स्मार्ट नहीं था। केवल नाइट बनने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि हमेशा लोअर नोबल से ऊपर कोई सुपीरियर नोबल होता है। वो एम्मा की तरफ मुड़ता है और डिक्लेयर करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब वुल्फ के रूल से फ्री हैं। फिर वो उन्हें अशर करता है कि अपना रिवेंज लो। ऑन क्यू एम्मा सबसे पहले वुल्फ की बॉडी को किक करती है, फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के लिए। उससे एनकरेज्ड होकर सब कॉप्स को बीट करने लगते हैं, अपनी ग्रीफ रिलीज करने के लिए। टाइनी जानता था उसका दर्द पूरी तरह कभी नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। फिर भी उसने वुल्फ के पैसे उन्हें ऑफर किए, कहा कि जितना चाहो ले लो। उसने उन्हें कहा कि वो गोल्ड लें और इन डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चले जाएं। सब हैरान रह गए, रियलाइज करते हुए कि वो पूरी फॉर्चून दे रहा है। एमा ने पूछा कि तुम्हारा शेयर क्या हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो पहले ही जो चाहिए था ले चुका है। उसने एम्फेसाइज किया कि तुम्हें भी पैसा चाहिए, भले ही तुम अभी इसकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। फिर वो उन औरतों की तरफ मुड़ा जिनकी आंखों में अब ग्रीड आ गई थी। उसने उन्हें थ्रेटन किया कि अगर इस पैसे से कोई क्राइम किया या लॉर्ड के पास गए तो वूलिंग उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। स्पिरिट बीस्ट को देखकर सब टेरिफाइड हो गए। वो एमा की तरफ मुड़ा और रेकमेंड किया कि अगर तुम जाना चाहती हो तो डायान के पास जाओ। उसने सजेस्ट किया कि सब साथ ट्रैवल करें और मर्सिनरीज हायर करके एस्कॉर्ट ले लें। जब एमा ने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे कहीं और जाना है। एमा पहले वरीड हुई, लेकिन वुलिंग को देखकर समझ गई कि वो फाइन रहेगा। वो डायान के पास जाने को अग्री कर गई, लेकिन उसे कहा कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो उसे ढूंढ लेना। उसने थैंक यू कहा। उस दिन से फिलीज एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की सारी ऑपरेशंस परमानेंटली